आज कोई नमस्कार नहीं, आज कोई वेलकम नहीं। जिसे ठीक लगे वो सब्सक्राइब करना, जिसे ठीक ना लगे कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी वीडियो देख के जा सकते हैं। आज बस एक नॉर्मल सी बात करने आया हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं कभी लिख के नहीं रखता कि मुझे क्या बात करनी है, लेकिन फिर भी दिल से जो निकले वो सबसे बेहतर होता है मेरे हिसाब से। तो आज कुछ बात करूँगा जिसमें थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, थोड़ा सा तरीका होगा एग्ज़ाम देने का, थोड़ी सी स्ट्रेटजी होगी, यही सब मिक्सअप होगा। आपको उसमें से क्या उठाना है ये आप पे डिपेंड करता है। और जो आपके काम का ना हो उसे आप छोड़ दीजिए, उसे रहने दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए। हो ना हो एक लाइन, हो ना हो एक वर्ड, हो ना हो एक शब्द या एक थोड़ा सा तरीका जो कल को आपके एग्ज़ाम में आपको फेल होने से बचा ले और आपकी पूरी ज़िंदगी वहीं से बदल जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो। सब्सक्राइब करना न करना, अच्छा लगे तो तुम करोगे ही, नहीं लगेगा तो मैं 50 बार बोलूँगा तब भी तुम नहीं करोगे। तो बेहतर है कि इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लो। कुछ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है जो पहले भी मैंने शेयर किया है। शायद वो मेरी पहली वीडियो थी तो उतने अच्छे से नहीं कर पाया, तो आज शायद मैं देख रहा हूँ कि उस वीडियो को देखकर लोग, एक मैंने मार्क्स वाला वीडियो डाला है। पिछली बार मैंने आरआरबी का मेंस दिया था, आरआरबी पीओ का, उसके एक मार्क्स का वीडियो डाला था। बहुत लोगों ने देखा, उस पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उससे जुड़ी कुछ बातें होंगी, कुछ मोटिवेशन से जुड़ी बातें होंगी, कुछ और जो इस साल आप ध्यान रखेंगे उनसे जुड़ी बातें होंगी। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, एक दो बार ज़रूर देखिए। अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसे रिपीट करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। पहली बात मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को ये लग रहा है कि अगर मेरे पास 5 दिन और होते, एक सप्ताह और होता, 10 दिन और होता तो शायद मैं फोड़ के रख देता। इस बार थोड़ी सी तैयारी कम है क्योंकि मेरे पास दिन कम है। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप सबसे पहले इस बात को सोच के ही कॉन्फिडेंस में आ जाइए, क्योंकि ये बस उसी को फील होता है ना जो सक्सेस के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया है। उसे लगता है कि थोड़ा सा उसे रास्ता दिख गया है, बस वो चल नहीं पाया क्योंकि उसने लेट से स्टार्ट किया। देखो, तुमने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का तैयारी बिल्कुल नहीं होता, उनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों, तुमने सुना होगा कुछ लोग बहुत 2-2 साल से एक ही काम कर रहे हैं फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाता। तो जिनका नहीं हो पाता उनके बारे में बात आज करना बेकार है। चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में आते हो, तुम्हारा रिजल्ट हर हाल में हो सकता है। चाहे तुम्हारे ज्योतिष ने तुम्हें कितनी बार ही कह दिया हो कि देखो तुम्हारे हाथ में बेटा नौकरी की लाइन नहीं है, उसी हाथ से उसके गाल पे ऐसा तमाचा मारो कि तुम्हारे हाथ की सारी लाइन उसके गाल पे छप जाए, ठीक है? और कहो कि किसी का बाप, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, किसी का बाप मुझे नौकरी लेने से रोक नहीं सकता। देखो, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग जब प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस देने जा रहे होते हैं, उन्हें अंदर अंदर ये बात पता होती है कि मेंस में अच्छा किया तो जॉब है, नहीं अच्छा कर पाया तो नहीं है। तो उसी समय उसको सारी नेगेटिव चीज़ें याद आने लगती हैं कि इसने ये कहा था, मुझे तो एक ज्योतिष मिला था उसने वो कहा था, एक बार कौवे ने मेरे बाईं तरफ वो कर दिया था। कहा जाता है कि ऐसा हो जाता है तो नौकरी नहीं होती। मेरे साथ एक बार ये हो गया था, एक बार वो हो गया था। फालतू का सुपरस्टिशन जो है ना, वो अभी ही आपको डराएगा क्योंकि आप डरने के लिए तैयार हैं। जिस फाटक से ये सब आते हैं ना, जिस फाटक से ये सब डर आपके मन में एंटर करते हैं, उस फाटक को भी 100% क्लोज कर दो और अपने दिमाग में सिर्फ अपना जीके, अपना मैथ, अपनी रीजनिंग, अपना कंप्यूटर, अपनी हिंदी, अपनी इंग्लिश, बस इससे रहने दो। बाकी फालतू की चीज़ें सोचना भी बेकार है, ठीक है? तो अब हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट थोड़ी सी क्लैरिटी से बात करेंगे।
सबसे पहले उठाते हैं जनरल अवेयरनेस। देखो कौन सा पहले खुलता है कौन सा बाद में खुलता है ये उतना तो याद मुझे है नहीं, मे भी आप लोगों को पता हो। तो पहले मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ। आप जानते हैं 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स। बस आप सबसे पहले देखो देखो इसमें क्या है ना, तुम अगर इसमें 15 मिनट भी दे दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम 20 मिनट भी दे दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। समय इसमें ज़्यादा जाता नहीं है, इसलिए इसमें समय को लेके चिंतित मत होना। जब जब इसे सॉल्व करना आराम से करना, 2 बार जाना है। देखो वैसे तुमने जो प्रैक्टिस की है उसमें अच्छा नंबर आ रहा है तो वही अप्लाई करो, लेकिन अगर मैं जो बता रहा हूँ मैं कैसे करता था, 1 नंबर से 40 नंबर तक एक बार गया, मैंने देखा कि मेरे उसमें कितने क्वेश्चन मैं 100% कन्फर्म जानता हूँ, मैं उसे टिक करूँगा। अगर मैं फर्स्ट गो में ही 25+ चला गया तो दोबारा जाते वक्त मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। अगर मैंने देखा कि मेरे 20 से भी कम है फर्स्ट गो में, 1 से 40 नंबर तक जाते जाते सिर्फ मैं उसे टिक कर रहा हूँ जिसे मैं 100% जानता हूँ, तो अगर उसमें मेरे 20 से कम है तो सेकंड बार में वो सब ऑप्शन भी मैं टिक करता चला जाऊँगा जिसमें मुझे 2 में से 1, मतलब 2 ऑप्शन छांट दिए, 2 में से डाउट हो रहा है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन अगर 1 गो में ही मेरे 25 से प्लस चले गए तो फिर ये रिस्क बहुत कम से कम लेता हूँ। फिर एक आध क्वेश्चन और मैं ट्राई करता हूँ कि जिसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, मैं उसमें रिस्क ले सकता हूँ। जिसमें 2 ऑप्शन छट गए, 2 में से मान लो कि 4 ऑप्शन है, दिल्ली हरियाणा पंजाब, कुछ भी इधर राजस्थान। अब मुझे दिल्ली हरियाणा में डाउट हो रहा है, बाकी 2 तो बिल्कुल मैंने छांट दिए। तो इन दोनों में से एक पर मैं दांव लगा सकता हूँ, लेकिन वो भी 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी बिल्कुल हल्का सा जिसमें मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, 2 बार मैं जाता था 1 नंबर से 40 नंबर तक। पहले गो में सिर्फ वो टिक करूँगा जिसमें 100% श्योर हूँ। फिर देखूंगा कि बगल में नंबर पैलेट में तो दिखाई देता है मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं। अगर 25+ हैं तो दोबारा जब मैं जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि उसके बाद कम से कम रिस्क लूं। अगर मेरा 20 से भी कम है तो फिर कोशिश करूंगा कि मैं सेकंड बार जब जाऊँ 1 नंबर से 40 नंबर तक तो मैं लगभग वैसे सारे क्वेश्चन टिक करूँ जो मेरे, जिसमें मैं 2 में से 1 में डाउट हूँ। लेकिन अगर 20 से भी कम है तो ठीक है, ये जीके। अब देखो तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें नंबर अच्छे आएंगे। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है तो तुम दुनिया का कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें नंबर एवरेज या तो बिलो एवरेज आएगा। इसमें तरीका नहीं होता जीके में। जीके में बस याद है तो याद है, याद नहीं है तो याद नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर मेरी मानो तो बहुत ख़तरनाक टाइप का सब्जेक्ट है। देखो कंप्यूटर थोड़ा सा ना है, इससे बच के निकलो। है तो छोटा, मतलब 20 नंबर का है, इजी भी पड़ता है, लेकिन फंसते इसी में सबसे ज़्यादा लोग हैं। क्यों फंसते हैं देखो बताता हूँ। 40 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो तुम ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे कम नंबर पाओगे। तो इसमें कट ऑफ जो होता है ना वो आउट ऑफ 40 ही लिखा रहता है। मतलब कि कट ऑफ देखोगे लिखा रहेगा 24 नंबर, 24 नहीं है, वो आधा करोगे वो 12 नंबर कट ऑफ है, ठीक है। और तुम्हें मार्क्स आएंगे 26, तो वो 26 नहीं है, आधा करोगे 13 नंबर है, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता यार, परेशान कर दिया पूछ पूछ के, भाई आपके 22.75 कैसे आए। अब क्या बताऊँ उन्हें, खैर छोड़ो, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, मार्क्स कम है, कट ऑफ इसका थोड़ा स्लाइट ऊपर रहता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत लोग बना देते हैं, लेकिन इसमें खेल पता है क्या किस चीज़ का हो जाता है, इसमें सारा खेल इसके ऑप्शंस का हो जाता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसे इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि कई बार आपका ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आंसर मार के निकल जाते हैं। कई बार आपका ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आप उसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार के निकल जाते हैं। अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ना, क्वेश्चन 100% कन्फर्म हो जाना, और सबसे ज़रूरी बात, चारों ऑप्शन पर एक एक बार विचार कर लेना।
फिर मार के निकलना। कुछ लोग को क्या लगता है 20 नंबर का है तो इसे 5 मिनट में मार के निकल जाता है। अरे भाई फेल हो जाओगे, क्या ज़रूरी है 5 मिनट में मार के निकलना। अच्छे से पढ़ो, उससे बच के हर सेक्शन से निकलते वक्त ध्यान रहे कि मैं उसमें फेल ना कर जाऊँ। किसी भी तरह से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उसमें फेल ना करें, फेल होने से बचते हुए निकलें। मार्क्स ला रहे हो तो अच्छी बात है, बट किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। अक्सर लोग कंप्यूटर को ना छोटा चूहा समझ के हल्के में ले लेते हैं, और कहते हैं ना कि हाथी निकल गई पूंछ अटक गई। ये कईयों के साथ हो जाता है, इसलिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ख़ास हिदायत के कंप्यूटर में बच के रहना। दिखने में छोटा है, दिखने में आसान है, लेकिन है नहीं। इसके क्वेश्चन और इसके ऑप्शन आज तक जितने भी एग्ज़ाम मैंने 3 बार RRB PU मेंस दिया है, हर बार मैंने यही देखा, लेकिन मेरे हर बार नंबर 30+ थे। एक इसी बार RRB PU मेंस में मेरे 22.75 आ गए। मतलब 30+ मतलब हाफ करोगे उसको, बार बार कह रहा हूँ, मतलब हाफ करके उसको जोड़ना है। 30+ मतलब 15-16 नंबर, ठीक है, 20 में से। इससे इसके ऑप्शन और इसके क्वेश्चन को जब तक ना समझ लें ध्यान से, तब तक आगे इसका तुरंत ऑप्शन टिक मत करना, चारों ऑप्शन देख लेना। कभी कभी लगेगा कि दूसरा ही ऑप्शन, पहला दूसरा पढ़ा, तीसरा चौथा पढ़ा ही नहीं, दूसरा टिक करके निकल गए, पता चला चौथा ऑप्शन था, मैंने पढ़ा ही नहीं। हर ऑप्शन को ठीक से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। इंग्लिश में सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश, और उसे हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी सेलेक्ट करके उसे हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना। देखो हाँ, हिंदी वालों को दिक्कत हो सकती है कि हिंदी मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम में जब आप क्वेश्चन कंप्यूटर क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है कुछ शब्द आपको समझ में ना आए, तो उसे इंग्लिश में देख लेना। वहाँ ऑप्शन होता है ऊपर कि आप व्यू इन इंग्लिश या व्यू इन हिंदी, क्वेश्चन को और ऑप्शन को दोनों को इंग्लिश में भी देख लेना। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेगा कि आपको नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप उसको इंग्लिश में करेंगे फटाक से आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप कर लेंगे। और फिनेंशियल अवेयरनेस या फिनेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जीके में। सॉरी, मैंने जीके वाले सेक्शन में नहीं बताया, अभी बता दे रहा हूँ। जीके में भी फिनेंशियल टर्म्स कुछ आते हैं, कुछ बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप हिंदी में देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। बैंकिंग वगैरह में ब्रिक्स एंड मोटार बैंकिंग का हिंदी देखोगे तो दिमाग उड़ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं उसको भी देखना कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसे इंग्लिश में एक बार उसी सेम क्वेश्चन को एक बार देखना ज़रूर, हो सकता है तुम्हें फटाक से याद आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत बार एग्जाम दोगे तब ये बात समझ में आएगी। तो ये तो हो गई बात हमारी जीके की, कंप्यूटर की। इसके बाद बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी की तैयारी मैंने अप्रॉक्स जितनी मेरे से हो सकी मैंने आपको कराई। अक्सर मतलब अप्रॉक्स हर सेक्शन को मैंने ठीक से बिल्कुल बनाया, खुद से आपको बताया कि कैसे बनाना है। तो वो तो मैंने जितना हो पाया मैंने कराया। अगर आपने अच्छे से उतने में ही सीख लिया होगा तो काफ़ी है, और बाकी अपने प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगाए होंगे। फिर भी हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखना कि चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, हिंदी में दिमाग नहीं लगाना, हिंदी में दिल लगाना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कि हिंदी में चाहे फिलर हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैसेज हो, चाहे क्या बोलते हैं अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी राइटर का लिखा हुआ कहीं से उठाया गया होता है। ठीक है, अपने से खुद बैठ के तो लिखेगा नहीं कोई, किसी न किसी राइटर का, किसी न किसी एडिटोरियल का, किसी न किसी गद्य का, पद्य का, कहीं से भी वो उठा के लाते हैं, उसके क्वेश्चन बनाते हैं और वो आपके सामने होता है। तो अगर तुम राइटर जिस भाव में लिख रहा है, समझ रहे हो, एकदम बिल्कुल सबसे ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, समझ जाओ हिंदी की। राइटर जिस भाव में लिख रहा है, तुम अगर राइटर की उस भाव, उस फ्लो के साथ बहने लगे, राइटर का वो भाव पकड़ लिया, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुमने कैसे सॉल्व कर दिया। सही ही मुंह से ही निकल जाएगा, ऑप्शन देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ यही होता था। तो राइटर का होता है कहीं ना कहीं से वो उठाया गया होता है, भले बीच से उठा लिया हो, लास्ट से उठा लिया हो, शुरू से उठा लिया हो। तो राइटर के उस भाव के साथ चलना, पकड़ने की कोशिश करना, खास करके पैसेज में, क्लोज टेस्ट में और ये अरेंजमेंट में। बाकी में तो ज़्यादा फ्लो होता नहीं, 1-2 लाइनों का फिलर है,
या 2 लाइनों का क्लोज ये कॉमन एरर है तो उसमें फ्लो क्या पकड़ोगे, उसमें तो गलती पकड़ोगे। लेकिन जो लंबा हो थोड़ा 4-5 लाइनों का क्लोज टेस्ट, पैसेज, अरेंजमेंट, इसमें राइटर के भाव को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे लिए ये बनाना। ठीक है, ये हुई इंग्लिश सॉरी हिंदी की बात। इंग्लिश में जिसका भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, उसका 2-3 नंबर का कॉमन यूनिट छोड़ के बाकी सब कुछ उसका बन जाएगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी रीडिंग है, स्पीड है, वो रीडिंग को 100% तक समझते हैं, पैसेज को 100% कैसे कहते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब आप इतना अच्छा समझ लें कि आप अपने दिमाग से कुछ और उसमें ऐड कर दें कि यहाँ पर ये भी हो सकता था, यहाँ पे ऐसे हो सकता था, उस तरह से आप समझ रहे हैं पैसेज वगैरह को, तो आपको इंग्लिश में ऐसे ही अच्छे नंबर आएंगे, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। दोनों की बात साथ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को साथ में देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया है और तीनों बार मैंने ये देखा कि हर एक बार या तो मैथ टफ रीजनिंग इजी, या तो रीजनिंग टफ मैथ इजी, ये हर बार होता है। और आप जैसे ही मैथ या रीजनिंग तक पहुँचे तो आप दोनों सेक्शन को ठीक से देखिए, और उसमें से आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा कि मैथ इजी है या रीजनिंग इजी है। मैथ इजी होगा, उसमें इजी इजी आपको बहुत सारे डीआई मिल जाएंगे, इजी इजी क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, वो सब इजी इजी वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर रीजनिंग इजी होगा तो आपको सिलॉक्स दिख जाएगा, आपको इनक्वालिटी दिख जाएगा, समझ जाएंगे रीजनिंग इजी है। तो थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा दिमाग लगा के 2-2 मिनट दे के मैथ और रीजनिंग में से कोई एक इजी होगा, कोई एक टफ होगा, ये अक्सर होता है। तो आप इजी वाला जो भी होगा उसे पहले बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वहाँ से खींचने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम 30 तो लाना ही लाना है इजी वाले में, 30+ ऑलवेज, वो आ जाएगा, बहुत इजी रहता है, आप बना लेंगे। जब आप देखेंगे रीजनिंग वाला मान लो सेक्शन इजी है तो उसके फिर आपको पजल्स वगैरह भी बहुत टफ नहीं है, वो मॉडरेट लेवल के आ जाएंगे। और अगर जैसे आप देखेंगे कि मैथ इजी है तो फिर आपको उससे कॉमर्शियल्स भी इजी आ जाएंगे। तो एक सेक्शन दोनों में से कोई ना कोई एक इजी होगा, एक ना एक कोई टफ होगा। अब क्या पता, हो सकता है ना भी हो, बट अभी तक तो ऐसा ही है मैंने जब तक देखा है। तो इजी वाला पहले बनाना है और टफ वाला बाद में बनाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट बहुत बहुत बहुत, इसे आप इसको तरजीह देंगे वहाँ पर। और सिर्फ ये करने से आप सिलेक्शन के अंदर चले जाएंगे या तो आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैथ और रीजनिंग में से दोनों को साथ में देखिए, तय कीजिए वहाँ पर कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। जो इजी लग रहा है उसे पहले बनाइए, उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिए, और जो टफ़ है उसमें फेल होने से बचने की कोशिश कीजिए। उसमें हीरो मत बनिए, उसमें आप अपनी इज्जत पर मत ले लीजिए कि ये वाला मैथ तो मैं घर में बना देता हूँ यार, यहाँ क्यों नहीं बन रहा। अरे नहीं बना छोड़ो, हटाओ, जो बन रहा है उसे बनाओ, निकलो, समय नहीं है। ठीक है, तो जो टफ़ है उसे आप अच्छे से दिमाग लगा लगा के उसमें भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए कि कौन कौन सा टफ वाले में भी कौन कौन सा मैं बना सकता हूँ। क्वेश्चन सिलेक्शन 2-2 मिनट दे के क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। फिर सेलेक्ट करके उन जिसे से सेलेक्ट किया है उससे फटाफट बना लेना है, फिर कुछ और दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट की बात हमने कर ली। अब थोड़ी कुछ और ज़रूरी बात, अब थोड़ी सी बात एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे। एग्ज़ाम के फॉर्मेट मतलब एग्ज़ाम जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। पहले तो हर सेक्शन आपको 2 लैंग्वेज में दिखाई देगा बाय डिफ़ॉल्ट, एक हिंदी एक इंग्लिश। ठीक है, और शुरुआत में जो कहते हैं ना कि अपना चेक बॉक्स क्लिक कर लीजिए और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन शायद आता ही नहीं है। वो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में आएगा ही आएगा। हाँ ठीक है, तो ये एक चीज़ अब ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन पहले आपको इंग्लिश में दिखाई देगा, फिर उसके नीचे हिंदी होगा, फिर ऑप्शन जो है पहले इंग्लिश में होगा, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में। मतलब आपको 2 क्वेश्चन और 8 ऑप्शन, सॉरी 5 ऑप्शन अगर रहेंगे तो 10 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो घबराइए नहीं इन सब चीज़ों के बाद, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। जैसे आप मैथ में जाएंगे, मान लो कि आप वो डीआई बना रहे हो तो ऊपर इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में फिर इंग्लिश में,
उल्टा भी हो सकता है, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में। फिर इधर डीआई में जो आपको मान लो कि एक पाई चार्ट है और एक बार ग्राफ है। अब ये ऊपर में बार ग्राफ पाई चार्ट आपको चार चार दिखाई देंगे, एक पाई चार्ट एक बार ग्राफ ऊपर इंग्लिश में, फिर उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक पाई चार्ट एक बार ग्राफ इंग्लिश में। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए, तो वो बस डबल डबल है, वो दो दो लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो आप जिसमें भी बनाते हैं हिंदी या इंग्लिश, बस उस पर नज़र रखिए, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं। फिर ऑप्शन में भी जाएंगे, इधर क्वेश्चन भी आपको फिर हिंदी में फिर इंग्लिश में, फिर ऑप्शन फिर हिंदी में फिर इंग्लिश में, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए पहले से ही माइंड मेकअप कर लेना कि ऐसा आता है। हो सकता है कि आपने जिसमें सेट दिया हो वो सेट ऐसा ना हो, या सेट मैंने देखा नहीं इस साल कैसा था, तो अगर ऐसा था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये कुछ उनका जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है, इसलिए इसके बारे में बात करनी ज़रूरी थी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो रात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, किताब तब बंद कर देना चाहिए। देखो, तुम्हें लगता है कि पढ़ाई पूरी है तो बंद कर दो, आराम से सो जाओ, पूरी तसल्ली है तो सो जाओ। अगर तुम्हें लगता है कुछ छूट गया है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कल हो सकता है एक आध नंबर ज़्यादा आ जाए, हो सकता है कि वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क्स, ये सब देख लेने से हो सकता है मैं कुछ भूल रहा, तो देख लो, इसमें इतना क्या है। बच्चों जैसा 10th 11th का एग्ज़ाम थोड़ी देने जा रहा है, आराम से देख लो, नींद आए सो जाओ, सही से जगो, लेट मत कर देना जगने। सुबह अच्छे से फ्रेश वगैरह होके कुछ लाइट खा के, नॉर्मल डे में जैसा होता है, नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो लूज कॉन्फिडेंस, नॉर्मल कॉन्फिडेंस में जाओ, तसल्ली से पैर पे पैर चढ़ा के, बिल्कुल ठीक है ना, आराम से बिल्कुल एडजस्ट होके बैठो, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में चले जाओ, और बिल्कुल तसल्ली से एग्ज़ाम दो, आराम से, जितना आता है उतना बना के आएंगे, ये होना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, हमें जितना आता है हम उतना भी बना के नहीं आ पाते। ठीक है, तसल्ली से, आराम से, कूल बिल्कुल होना है, जाके एग्ज़ाम देना है। और मेरी वो बात बिल्कुल हमेशा याद रखनी है कि ऐसा 100% होगा कि आप में से सब भी लोग जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो बिल्कुल ना होप मत खोने लगना, थोड़ा लगे रहना, थोड़ा बने रहना, दिमाग में रखना ये मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार वो लाइन मैं दोहरा देता हूँ कि हमेशा हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक पल, एक ना एक सेकंड ऐसा आता है जब उसे लगता है कि मेरे से नहीं होगा, अब मेरे औकात की बाहर की चीज़ हो गई, अब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, अब संभव नहीं है, अब मेरे में ताकत नहीं रही। बस याद रखना कि ऊपर जो भी बैठा है, भगवान जिसे भी मानते हो, वो आपकी लाइफ में ये पल बस आपकी परीक्षा लेने के लिए डालता है कि आप इस पल में बने रहते हो या छोड़ देते हो। और फिर वहीं से वो आपका भविष्य लिखता है कि भविष्य में तुम अचीवर कहलाने वाले हो या नॉन अचीवर कहलाने वाले हो। जो लोग यहाँ थोड़ा लगे रहते हैं, थोड़ा भीरे रहते हैं, उनका भविष्य वहीं निर्धारित हो जाता है, उन्हें सफल, अचीवर, सक्सेसफुल उनके नाम के आगे लग जाता है। और जो यहाँ छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके नाम के आगे अनसक्सेसफुल, नॉन अचीवर, ये सब लिखा जाता है। बस इस बात को ध्यान रखना, फंसता हर कोई है, एग्ज़ाम दुनिया में हर एक को टफ लगता है। कभी सुने हो किसी ने कहा कि नहीं नहीं एग्ज़ाम तो बड़ा ईजी है? ईजी दुनिया में कुछ नहीं है, सबको टफ लगता है और हर कोई कहीं ना कहीं फंसता है। जो बना रहता है, जो जानता है कि जहाँ मैं फंसा हूँ वही मेरी असली परीक्षा है, यहीं पे अपनी ताकत, अपना अपना अपनी अपनी प्रूडेंस दिखानी है, तो वो ज़रूर सफल होकर निकलता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो अप्रॉक्स हर चीज़ पे हमने बात की, बिल्कुल सही तरीके से बात की। फिर भी अगर कुछ पर्सनल आपको पूछना है, कुछ रह गया, कुछ जानना है,
तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आएंगे, जो भी कमेंट करेगा, हर एक का पर्सनली आंसर मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसके आगे भी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे सबके लिए वीडियो आती ही रहेगी। तो ये अब आपकी इच्छा, आप सब्सक्राइब करें या ना करें। तो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बस जाओ, तसल्ली से दो, आराम से दो। जो होना है वो ऊपर तय हो चुका है, ठीक है? तो डर किस बात का। थैंक यू वेरी मच।